हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैडम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, और हम समझेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे जाके व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर मैच्योरिटी स्टेज। तो हम एक चीज के बारे में बात कर रहे थे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, है ना, कि प्रोडक्ट जो है वो 4 स्टेज से गुजरता है। पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसमें ग्रोथ आती है, फिर उसकी मैच्योरिटी होती है, और फिर वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन करना चालू करता है। यानी कि ये होती है एक प्रोडक्ट की कंप्लीट जर्नी। तो इस प्रोडक्ट के अलग अलग जर्नी में यानी कि अलग अलग फेजेस में हम जो है या फिर जो मार्केटर्स जो हैं वो अलग अलग स्ट्रेटजीज लगाते हैं उस प्रोडक्ट को ग्रो करवाने के लिए या फिर कंपनी को प्रॉफिट दिलाने के लिए। तो अब तक हम 2 टॉपिक्स के ऊपर देख चुके हैं कि जब इंट्रोडक्शन स्टेज में होगा यानी कि इंट्रोडक्शन फेज में होगा कोई भी प्रोडक्ट, तो उस टाइम पे मार्केटर कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं। दूसरा हमने ये भी देखा कि अगर प्रोडक्ट जो है वो ग्रोइंग स्टेज पे है यानी कि ग्रोथ है प्रोडक्ट के अंदर, तो मार्केटर कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगाएंगे उसे बनाए रखने के लिए या फिर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट दिलाने के लिए। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग के अंदर 2 ऐसे स्टेज की जहां पे हम बात करेंगे, एक तो मैच्योरिटी स्टेज के बारे में, दूसरा कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, डिक्लाइन स्टेज। दोनों स्टेज में मार्केटर जो है वो किस किस तरह की स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो चलो चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर मैच्योरिटी स्टेज, यानी प्रोडक्ट किस में आप अपने मैच्योरिटी स्टेज पे है, यानी कि प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो है ना वो फेमस हो चुका है, डेवलप हो चुका है जितना होना था। यानी कि ये वो स्टेज होता है जहां मैं कह सकता हूं कि एक प्रोड्यूसर जो है ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है अपने उस प्रोडक्ट से, ठीक है। अब बात ये आती है कि अब उसका प्रॉफिट तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो या तो वो उस पॉइंट को सस्टेन करे, और सस्टेन नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो कुछ चेंजेस करे, फीचर्स लेके आए, नए मॉडल लॉन्च करे, कुछ भी करे, यानी कि नई स्ट्रेटजी लगाए ताकि वो अपने आप को उस पॉइंट पे सस्टेन कर पाए। और डिक्लाइन कर रहा है तो अगर इस लेवल पर डिक्लाइन कर गया कि अब वो प्रोडक्ट बेचना ही मुश्किल है तो उस प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं, इसलिए हम यहाँ पे दोनों स्टेज के बारे में बात करेंगे, डिक्लाइन स्टेज के बारे में भी और मैच्योरिटी स्टेज के बारे में भी। तो इन दिस स्टेज कॉम्पिटिटर्स हैव एंटर्ड द मार्केट। तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पे कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर चुके होते हैं। बात कैसे, देखो, जब भी कोई पर्सन किसी भी नई इंडस्ट्री में घुसती है या फिर जब कोई नई फर्म कोई नया प्रोडक्ट आता है तो सबको दिखता है अरे वाह इस प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट आ रहा है, क्यों ना हम सेम भी ये प्रोडक्ट बनाना चालू कर दें। तो ऐसे केस में होता क्या है कि जब वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका होता है तो बाकी सब लोग भी उस सेगमेंट में उस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं कि अब जो है कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर करने वाले हैं। और बिजनेस को सबसे ज़्यादा हार्म कौन करते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स। अगर जीरो कॉम्पिटिटर है फिर तो मोनोपोली है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप अंधा पैसा कमा सकते हो अपने उस गुड्स को, अपनी उस सर्विस को सेल करके। लेकिन दिक्कत क्या है, जब कॉम्पिटिटर होते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करना पड़ता है अपने कॉम्पिटिटर से उस इंडस्ट्री के अंदर बने रहने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो इस स्टेज पे कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर करना चालू कर देते हैं। देयर इज सेवियर फाइट अमंग देम फॉर मोर मार्केट शेयर। तो यहाँ पे फाइट चलती है मार्केट शेयर को लेकर, कौन कितने कस्टमर्स लेके जाएगा, किसके पास कितने कस्टमर्स आएंगे। तो द कंपनी एडॉप्ट्स ऑफेंसिव एंड एग्रेसिव मार्केटिंग। अब जो कंपनी है यहाँ पे वो एग्रेसिवली मार्केटिंग करवाते हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने गुड्स की, अपने सर्विस की, कि भाई बिकेगा तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, नाम रहेगा तो मेरा रहेगा, बाकी मैं किसी और को आने नहीं दूंगा इसके अंदर। स्ट्रेटजीज टू डिफीट द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को हरा पाए। अब बात आती है, चलो इसके बारे में तो समझ लिया हमने कि भाई मैच्योरिटी स्टेज में होता क्या है और जो प्रोड्यूसर है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है इस सिचुएशन के अंदर। अब अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, फॉलोइंग पॉसिबल स्ट्रेटजीज आर फॉलोड। तो ये कुछ हमारे पॉसिबल स्ट्रेटजीज हैं जो फॉलो की जाती हैं। वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। पहला क्या आता है, टू डू नथिंग। पता है कुछ नहीं करना, टू डू नथिंग, हाँ ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। अब टू डू नथिंग होता क्या है वो पढ़ते हैं। तो एन इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी
इन मैच्योरिंग स्टेज पे न्यू स्ट्रेटजीज आर नॉट फॉर्मुलेटेड, जहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी बनाई नहीं जाती। तो बात भैया ऐसे कैसे कि प्रोडक्ट जो है नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो गिर रही है और हम लोग कुछ करेंगे भी नहीं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को पता होता है कि जैसे ही उसके प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगा, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो मार्केट में नए बिजनेसमैन, नए प्रोड्यूसर उससे कॉम्पीट करने की कोशिश करेंगे या फिर उसके प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जो मार्केट शेयर है वो कम होगा, मेरा प्रॉफिट भी कम होगा, मेरे प्रोडक्ट की सेल और रेवेन्यू दोनों ही गिरेंगी। तो इसलिए वो बोलता है कि भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे जो चल रहा है वैसा ही चलने दो। तो ये हुआ क्या, ये देखो, द कंपनी बिलीव्स इट इज एडवाइजेबल टू डू नथिंग अर्लियर और लेटर, यानी कि ना तो अभी कुछ करना ना बाद में कुछ करना। द डिक्लाइन इन सेल्स इज सर्टेन, क्योंकि सेल्स में डिक्लाइन तो निश्चित है, होगी पक्का है। तो इट कंटिन्यूज ओनली रूटीन एफर्ट्स, हम सिर्फ अपने रूटीन एफर्ट्स को कंटिन्यू करेंगे एंड स्टार्ट्स प्लानिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट, और हम जाएंगे कहाँ पे, नए प्रोडक्ट्स की तरफ। यही एक रीजन है कि मार्केट में हर टाइम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता रहता है, क्योंकि लोग जो है वो एडवांस चीजें पसंद करते हैं, आउटडेटेड चीजों को छोड़ देते हैं। इसलिए कंपनी भी सोचती है कि भाई अब इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी हो सकती थी, हमने उतना प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, अब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप को किसी नए प्रोडक्ट की तरफ, जो क्या होगा, इससे भी अच्छा होगा और जिससे हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो इसे बोलते हैं नो टू नथिंग, सॉरी टू डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना भाई। अब सिर्फ हमें क्या करना है, जैसे चल रहा है वैसे चलना है और नए प्रोडक्ट की खोज करनी है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, मार्केट मॉडिफिकेशन। अब मार्केट मॉडिफिकेशन में क्या आया, स्ट्रेटजी इज एम्ड एट इंक्रीजिंग सेल बाय रेजिंग द नंबर ऑफ ब्रांड यूजर्स एंड यूसेज रेट पर यूजर। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने मार्केट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि या तो हमारे यूजर्स बढ़ जाएं या फिर जो यूसेज रेट है पर यूजर वो बढ़ जाए, मतलब या तो यूजर्स बहुत ज्यादा हो जाए हमारे पास, इसे बोलते हैं मार्केट मॉडिफिकेशन करना, या फिर जो पर्सन यूज करे मेरे प्रोडक्ट को ऑलरेडी वो उसे और ज्यादा यूज करना चालू कर दे, यानी कि बार बार मल्टीपल टाइम्स उसे यूज करना शुरू कर दे, मल्टीपल प्रोडक्ट को बाय करना चालू कर दे। तो यही दो तरीके होते हैं मार्केट मॉडिफिकेशन के। इससे क्या होगा, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। और आजकल आप देख रहे होंगे, कभी मैंने देखा है कि आजकल जो प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, कोई से भी गुड्स देख रहा अपने पास, अपने आसपास, ठीक है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, खासकर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गुड्स है, चाहे टीवी हो, चाहे फोन्स हो, चाहे बाकी जो, ये सब लॉन्ग टर्म में चलते ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं चलते हैं, क्योंकि अगर ये चलने शुरू कर दे 15 साल 20 साल, जैसे पहले चलते थे, पहले देखा ना आपने कि अपने डब्बे वाला टीवी एक बार आपने बचपन में देखा हुआ तो बिल्कुल जवानी तक आपके वही टीवी रहा, बाद में उसे आपने शिफ्ट किया क्योंकि स्मार्ट टीवी आ चुके थे, और वो चलते थे 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, रेफ्रिजरेटर चलते थे, टीवी चलते थे, फोन चलते थे इतने लंबे टाइम तक। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अब इनके अंदर चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट इंस्टॉल किए जाते हैं, और ये सच्चाई है, कंपनी वाले खुद करते हैं, क्योंकि कंपनी वाले जानते हैं अगर ये प्रोडक्ट बिकेंगे, अगर ये प्रोडक्ट खराब नहीं होंगे तो नए प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे, तो इसलिए वो ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो चीप क्वालिटी का होता है, वो जल्दी खराब हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो सेल्स वॉल्यूम जो है ना वो इस तरीके से इंक्रीज की जाती है। तो सेल्स वॉल्यूम इज प्रोडक्ट और आउटकम। तो सेल्स वॉल्यूम क्या होता है, इसका प्रोडक्ट होता है, फिर आउटकम होता है ऑफ सेवरल यूजर्स, क्योंकि बहुत से यूजर्स आ चुके हैं, एंड यूसेज रेट पर यूजर, और या फिर जो भी पर्सन्स ऑलरेडी हैं वो ज़्यादा टाइम से यूज कर रहे हैं। सो सेल्स कैन बी इंक्रीज ईदर बाय इंक्रीजिंग नंबर। तो जो सेल्स बढ़ेगी वो या तो नंबरों को बढ़ा के बढ़ेगी ऑफ यूजर्स बाय इंक्रीजिंग द यूसेज रेट पर यूजर, की या तो भाई एक ही पर्सन जो है उसे यूज कर रहा है और भी बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, या फिर बाय बोथ द नंबर ऑफ यूजर्स, और नंबर ऑफ यूजर ही बढ़ गए, और या फिर जो रेट पर यूजर है वो ही बढ़ गया, यानी कि एक ही पर्सन से बार बार यूज कर रहा है इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो ये एक तरीका होता है मार्केट मॉडिफिकेशन का। इस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी सेल्स को बरकरार रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी। अब तीसरी कौन सी है, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। यहाँ तो बात करी मार्केट को चेंज कर दो, यानी कंज्यूमर की हैबिट्स को चेंज कर दो। कंज्यूमर या तो प्रोडक्ट ज्यादा बार यूज करे या फिर बहुत सारे कंज्यूमर्स को इकट्ठा कर लो, ये तो होगी मार्केट मॉडिफिकेशन। दूसरा कहता है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। अब प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में क्या है कि प्रोडक्ट में चेंज, नाम ही क्या है, प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन। तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग प्रोडक्ट्स क्वालिटी, जहां पे हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने की बात करते हैं, एंड मॉडिफाइंग प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके फीचर्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, टू अट्रैक्ट न्यू एंड और मोर यूसेज रेट पर आवर। ठीक है, ताकि या तो नए कस्टमर्स आए क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, नए फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं, उसे इंप्रूव किया गया है उसी क्वालिटीज को, या फिर जो भी
कस्टमर है उसे बार बार उसे यूज़ करे उसके नए फीचर्स की वजह से। तो इसमें दो तरह के पॉइंट आते हैं। पहला क्या आता है, स्ट्रेटजी फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्या भाई क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हो। अब क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या आता है कि भाई आपने उसे सेफ बना दिया, हो जाता है यूज़ कर रहा हूँ उसे, सेफ बना दिया, एफिशिएंट बना दिया। रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी यानी कि लंबा टिकेगा, ड्यूरेबल है। हम क्या, मैंने भी एग्जांपल दिया था कि जो हमारे कुछ गुड्स हैं पहले के ज़माने में ज़्यादा चलते थे, 10 साल 15 साल 20 साल की प्रोडक्ट चले हैं भाई, ऐसी ऐसी कंपनीज थी। लेकिन अब प्रोडक्ट क्या होता है 2 साल 3 साल 4 साल में खत्म, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट जल्दी खत्म नहीं होगा, खराब नहीं होगा, तो नया प्रोडक्ट आया कैसे। और दिक्कत पता है क्या है कि ज़्यादातर लोग उन प्रोडक्ट के बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके हैं उन गुड्स के, उन सर्विसेज के। तो ये होती है मेन दिक्कत। तो क्या पता भाई रिलायबिलिटी बढ़ा दी हो उसकी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी हो, स्पीड, ठीक है, स्पीड मतलब किसी भी चीज़ की, मान लो कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी ऐसी जिसकी स्पीड कम हो, उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी हो। जैसे आपने देखा नहीं होगा हमेशा फ़ोन के एडवांस वर्जन क्यों आते रहते हैं, या फिर नए अपडेट्स क्यों आते हैं, ताकि उस स्पीड को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, टेस्ट को प्रॉपर टेस्ट बना दिया उसका, अदर क्वालिटीज जो इंप्रूव किया जाता है वो इंप्रूव कर देना, एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, स्ट्रेटजी फॉर फीचर इंप्रूवमेंट, कि फीचर को ही इंप्रूव किया गया। फीचर की इंप्रूवमेंट भी क्या होती है, एक स्ट्रेटजी होती है। इंक्लूड्स इंप्रूविंग फीचर्स, जैसे कि साइज उसका थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, जिससे लोगों को कैसे फोन्स पसंद आते हैं, कैसी चीज़ें जो हल्की हो, थोड़ी सी हल्की हो, पोर्टेबल हो, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो साइज हो गया एक इंपॉर्टेंट। कलर, अलग अलग वेरिएंट्स भी तो आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, है ना। किसी को लाल पसंद होता है, किसी को हरा, किसी को गुलाबी, ठीक है। ऐसे ही वेट में चेंज किया गया, ठीक है। इसके अलावा एसेसरीज, फॉर्म, गेटअप, मटेरियल्स, सो फोर्थ, इन सबको चेंज करके कहीं ना कहीं फीचर में इंप्रूवमेंट किया जाता है। सो फोर्थ, फीचर इंप्रूवमेंट लीड्स टू कन्वीनियंस और वर्सेटिलिटी और एंड अट्रैक्टिवनेस, यानी कि कहीं ना कहीं जो जब भी प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, तो ज़्यादातर कस्टमर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, वो कन्वीनियंट होगा यूज़ करना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं जब हम फीचर के इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की चेंजेस आए, एक तो स्ट्रेटजी फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, दूसरा स्ट्रेटजी फॉर फीचर इंप्रूवमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन। अब सबको पता है मार्केटिंग मिक्स में 4 तरह के पी होते हैं। अब 4 तरह के पी का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और प्लेस, ये 4 पी होते हैं। जो 4 पी मिल के ना कहीं पूरे बिजनेस को संभाल के बैठे होते हैं। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, वो किस प्राइस पे है, ठीक है, कौन सी जगह है, यानी कि कस्टमर कितने होने वाले हैं, और प्रमोशन किस लेवल की कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये चारों प्लेस जो है, ये चारों पार्ट जो है ना बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा, है ना। प्रोडक्ट से हम बात करते हैं कि कौन से गुड्स कौन सी सर्विस बेचने वाले हो, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। क्योंकि उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ कौन बताता है, प्रोडक्ट। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद प्लेस, भाई लोकेशन भी तो मैटर करती है ना। आपने देखा होगा बहुत से बिजनेस सिर्फ लोकेशन की वजह चल जाते हैं और लोकेशन की वजह से फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब अगर अच्छी लोकेशन होगी तो चलेंगे, बेकार लोकेशन होगी तो फेल हो जाएंगे। फिर क्या आता है प्राइस, प्राइस अफोर्डेबल कितना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या आता है प्रमोशन, यानी कि लोग कितना जानते हैं, कितना अवेयर है आपके उस गुड्स या फिर आपके उस सर्विसेज के बारे में। तो मॉडिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व्स चेंजिंग द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो जब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ किसका, मार्केटिंग मिक्स का, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, चेंजिंग किस लेवल पे हो रही है, एलिमेंट क्या है मार्केटिंग मिक्स के। दिस स्टिमुलेट सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल्स जो है वो क्या होंगे, सेल्स जो है वो बढ़ेगी। द कंपनी शुड रीजनेबली मॉडिफाई वन और मोर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो जो कंपनी है वो समझदारी से या तो किसी एक मार्केट के एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकती है, फिर सारे ही मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट को चेंज कर सकती है, टू अट्रैक्ट बायर्स एंड फाइट विद कॉम्पिटिटर, ताकि बायर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और इसके अलावा क्या हो, फाइट विद कॉम्पिटिटर, और कॉम्पिटिटर से क्या किया जा सके, फाइट किया जा सके, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी बात किस बारे में, कि अगर प्रोडक्ट मैच्योरिंग स्टेज में है तो क्या क्या करने की जरूरत हमारे पास यहाँ पे पड़ेगी। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के इस चैप्टर की, वो क्या, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर डिक्लाइनिंग स्टेज। क्या हो भाई, वीडियो है ना, हाँ ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि यानी कि जब हम बात करते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में जब वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। अब तक मैंने बात की प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन की, कि कब वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर हमने बात करी कि भाई उसने ग्रोथ कैसे दिलाई है कंपनी को, यानी कि उसकी ग्रोथ कैसे हुई, फिर बात करते हैं मैच्योरिटी की, वहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी हुई। अब तो भाई प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गया है, यानी कि जितना उसे अच्छा करना था कंपनी के लिए कर चुका है, ठीक है। अब लोग उसे खरीदना पसंद नहीं कर रहे, लोग बोर हो चुके हैं उसे खरीद के, है ना, सबके पास है वो। अब कह रहे हैं हमें कुछ नया चाहिए, कुछ बढ़िया चाहिए, कुछ एडवांस चाहिए, नए फीचर्स के साथ, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर डिक्लाइन स्टेज। तो फर्स्ट इंपोर्टेंट टास्क इज टू डिटेक्ट पुअर प्रोडक्ट। तो पहले पता करना पड़ेगा कि भाई पुअर प्रोडक्ट है कौन सा, पुअर यानी कि गरीब प्रोडक्ट नहीं है,
बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट है ना। लोगों का सिर्फ पुअर का एक मतलब होता है बेकार, वो गरीब नहीं भाई, बेकार भी होता है। आफ्टर डिटेक्टिंग पुअर प्रोडक्ट्स, जैसे ही पुअर प्रोडक्ट का पता लगेगा, अ कंपनी शुड डिसाइड वेदर पुअर प्रोडक्ट शुड ड्रॉप, कि या तो वो उसे ड्रॉप कर दे कि भाई छोड़ दे, अब नहीं बना रहे, अब इससे कुछ नहीं सकता, अब इसे छोड़ना ही पड़ेगा। अगर इसे और कंटिन्यू किया तो ये में से लॉस ही प्रोवाइड करेगा, प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। Some companies formulate a special committee, कुछ कंपनीज कमेटी बना लेती हैं फॉर टास्क नोन एज प्रोडक्ट रिव्यू कमेटी, जिसका नाम क्या होता है, प्रोडक्ट रिव्यू कमेटी। हमने देखा होगा आजकल आप जहां भी जाओ, उन सब आप जो भी गुड्स एंजॉय कर रहे हो, जिस भी तरह की सर्विस एंजॉय कर रहे हो, उसके बारे में रिव्यूज मांगा जाता है कि आपका रिव्यू कैसा रहा। तो प्रोडक्ट रिव्यू कमेटी, ठीक है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करना। द कमेटी कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, जहाँ पे कमेटी जो है वो इंटरनल सोर्सेज से और एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या करती है, डाटा कलेक्ट करती है और प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन 3 तरह की स्ट्रेटेजीज जो है ना वो फॉलो होती है, मतलब इनमें से कोई एक भी फॉलो हो सकती है। पहला क्या है, ठीक है, तो कंपनी में फॉलो एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, इनमें से कोई सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकती है। पहला, कंटिन्यू विद ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। हम सब जानते हैं कि एक कंपनी ज़्यादातर मल्टीपल सेगमेंट्स में काम कर रही होती है, तो वो सिर्फ अपने उन गुड्स को संभाल के रख सकती है, फ्यूचर में बना सकती है जो उसे अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं, या फिर जिनकी फ्यूचर में डिमांड हो रही है, जिनकी डिमांड कम हो गई, जिनसे रिवेन्यू नहीं आ रहा, जिनसे सेल्स जनरेट नहीं हो रही हैं, ऐसे प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पहले पॉइंट का मतलब। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, कंटिन्यू प्रोडक्ट्स विद इंप्रूवमेंट। भाई आप अपने सारे प्रोडक्ट्स कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप उसमें इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो और उस इंप्रूवमेंट की वजह से लोग उसे बाय भी कर रहे हैं, जिसकी मैंने बात करी थी ना इस पॉइंट में, कहा था वो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन के बारे में। तो वही पॉइंट यहाँ पे आ गया कि अगर आप अपने गुड्स में, अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो किसी भी लेवल पे और उसके वजह से उसकी सेल वापस बरकरार रहती है, तो भाई आप ऐसा करके भी उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। और सबसे लास्ट स्टेज क्या आती है, ड्रॉप द प्रोडक्ट, कि भाई आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी प्रॉफिट फ्यूचर में जनरेट करके नहीं दे पा रहा है और उसे सिर्फ फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को छोड़ के हमें कोई दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। यहाँ पे खत्म होता है PLC, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कंप्लीट कंसेप्ट। उम्मीद आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और फिर भी कोई भी सजेशन हो, कोई भी अगर लगे कि कुछ चेंजेस करने चाहिए तो जरूर बताना, मैं आने वाले वीडियोस में चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और नोट्स के लिए आप इस समय पर जाकर नोट्स ले सकते हो। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।